तो पहले थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम आखिर है क्या। चालू करें और कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको लिखाऊंगा यहां पर, ठीक। चलिए, तो देखो, एक्चुअली पूरी दुनिया में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। टेक्निकल भाषा में बोला जाता है कि इन द ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन लैंडस्केप वी आर फाइंडिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पूरी दुनिया में हमें दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं, एक है रिवॉल्यूशनरी और दूसरा है क्या, इवोल्यूशनरी। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, रिवॉल्यूशनरी एंड ऑफ कोर्स, लिखो मत, मैं सब लिखवा दूंगा, छोड़ दो पहले इवोल्यूशनरी। अच्छा, इससे पहले मुझे यह बताइए कि लक्ष्मीकांत सबके पास है? पक्का? किसी के पास लक्ष्मीकांत नहीं हो? मतलब सभी के पास है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो कल से लक्ष्मीकांत लेके आइएगा। नाउ देयर आर सो मेनी टॉपिक्स व्हिच आर गिवन ऑफ कोर्स इन लक्ष्मीकांत, व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट। हम क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे, वहीं के वहीं पढ़ लेंगे, वहीं का वहीं आप रिवाइज कर लेना, उसको डिक्टेशन कराने की जरूरत नहीं है। और कुछ नोट तो मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूं, तो वहां पर डिक्टेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम बचाते हैं हम लोग, वही तो लिखना है। और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग में समझ में आता है, तो जो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है वो अपने घर पे जाके अपनी हैंडराइटिंग में लिख लेंगे, ठीक है। अदरवाइज लक्ष्मीकांत कल से सब लोग लेके आएंगे। अच्छी बुक है और पढ़ना चाहिए। उस बुक को पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि कम से कम एक आउटलुक तो तैयार हो ही जाता है हमारा। डिटेल स्क्रूटनाइजेशन विल डू ऑफ कोर्स डू इन द क्लास, उस पर हम लोग आगे बात करते हैं। खैर, सो इन द ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडस्केप, पूरी दुनिया भर में वी आर फाइंडिंग टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क या सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशनरी, अदर वन इज कॉल्ड एज व्हिच वन, इवोल्यूशनरी। अच्छा, रिवॉल्यूशनरी का मतलब यह होता है कि दोस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन विच आर नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन। उन देशों में क्रांतियां हुई, वॉलेंट रिवॉल्यूशन हुआ और वॉलेंट रिवॉल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। जैसे व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ रिपब्लिक 1958 वाला, ठीक है। और व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सो द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। हम लोग भी मान के चलते हैं कि इन अवर कंट्री अ टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन हैड टेकन प्लेस, जिसको हम लोग फ्रीडम मूवमेंट बोल रहे हैं, हालांकि वो रिवॉल्यूशन नहीं था। So we cannot compare the American Revolution, a very violent revolution in which of course broad level massacre and genocide had taken place, and the French Revolution also with American Revolution. The same type of violent revolution had not taken place in our country. But again there are so many constitutionalism or constitution framework which are nothing but the product of revolution. उन देशों में बड़ी हिंसक क्रांतियां हुई, रिवॉल्यूशंस हुए और उसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। दो बड़े अच्छे एग्जांपल हैं रिवॉल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, वन इज अमेरिकन, अदर वन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों जगह क्रांतियां हुई, वॉलेंट क्रांतियां हुई या वॉलेंट मूवमेंट हुए, ठीक है। बट अगेन देयर आर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इन अवर इन द होल वर्ल्ड एक्चुअली विच आर इवोल्यूशनरी इन देयर नेचर एंड इंप्लीकेशन। मतलब कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। कुछ प्रोविजन मान लो 17वीं सेंचुरी में आए, कुछ 18वीं सेंचुरी में आए, फिर ह्यूमन राइट्स के प्रोनाउंसमेंट बढ़ते चले गए, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन 19वीं सेंचुरी में आए। सो वेरी ग्रेजुअली एंड स्लोली द इवोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैड टेकन प्लेस एंड सच कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड एज व्हाट, इवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। Like the British Constitution, the South African Constitution, Irish Constitution, Australian Constitution, Canadian Constitution, they all are evolutionary and of course in their nature and implication. ये धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। यहां पर वैसे रिवॉल्यूशंस नहीं हुए जो अमेरिका और फ्रांस में हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि देयर वाज अ क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट विद दैट ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। पिछली बार ये क्वेश्चन देख रहा ना पेपर, मैं दिखाता हूं आगे आपको। तो लगातार कंपैरेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं मेंस में, और पीटी में भी वो आ सकते हैं। खैर, तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। देयर आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द ब्लेंड और ए कॉम्बिनेशन और ए कोएगुलेशन or amalgamation of both revolutionary and evolutionary constitutionalism. But be very sure, our constitution is nothing but the product of a legal tender, and that legal tender or law is called as Indian Independence Act of 1947. And before Indian Independence Act, we are finding a number of more laws like Government of India Act 1935 and Government of India Act 1919. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम लोग सेट ऑफ लॉ बोलते हैं, रूल्स बोलते हैं, या सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ए लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब लॉ।
And there are so many laws which are enumerated by the colonial British rule in our country. One of the law is called as Government of India Act 1919. ये तब पास हुआ जब हमारा देश आजाद नहीं था. एक और लॉ पास हुआ 1935 में, कहते हैं क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. एंड देन वी हैव पास वन मोर लॉ कॉल्ड एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. कहने का मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे फीचर्स पुराने लॉ के भी हैं. एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ए लॉ. ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर कंप्लीटली रिवॉल्यूशनरी नॉर इवोल्यूशनरी, बट इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ए लॉ, लीगल टेंडर. एंड दैट लीगल टेंडर इज नथिंग बट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. उससे पहले बहुत सारे सेसर या प्रीवियस लॉस भी थे जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फीचर्स लिए हैं. इस पर मैं धीरे धीरे आगे बात करूंगा आप लोगों से. ठीक है, अच्छा एक बात और, आपको पता होगा कि वी आर ऑपरेशनलाइजिंग अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, बट इन अवर कंट्री पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन एट ऑल. द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन. और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह होता है कि उनको लॉ बनाना होता है. हर एक शोबे में, हर एक इदारे में, हर एक एरिया में, हर एक रीजन में हम लोग लॉ बनाते हैं. मतलब अवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज हैविंग ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, अ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू फॉर्मुलेट लॉ. ऐसा बोला जाता है कि एवरी फंक्शन, ओमिशन, कमीशन, एक्शन, कंसिडरेशन, पॉलिसी, प्रोग्राम फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टार्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, इज थ्रू द सेम प्रोसीजर ऑफ लॉ. हम जो सारे काम करते हैं हम लॉ पास करके ही करते हैं. जैसे अगर हमें नागरिकों को इंफॉर्मेशन का राइट देना था तो हमने एक लॉ पास कर दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. अगर एजुकेशन का राइट देना था तो हमने लॉ पास कर दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट. अगर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अगर हमें कुछ प्रोविजन करना था, देन वी आर हैविंग ए लॉ कॉल्ड एज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1985-86. एग्री? अगर हमें एम्प्लॉयमेंट का राइट देना था, देन अगेन वी हैव पास अ लॉ, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज व्हिच वन? मनरेगा एक्ट और नरेगा एक्ट 2005. लॉ पास किया ना हम लोगों ने. अभी आप देखोगे कि वी आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू वुमेन एट द विधानसभा, लोकसभा लेवल, राज्यसभा लेवल, हाँ कि ना, एंड वी आर पासिंग अ लॉ कॉल्ड एज वुमेन रिजर्वेशन एक्ट. तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे देश में कोई भी काम हो रहा है, कोई पॉलिसी बन रही हो, प्रोग्राम बन रहा हो, स्कीम बन रहा हो, एक्शन ले रही है गवर्नमेंट, तो हमेशा ये जो एक्शन लिए जाते हैं वो लॉ पास करके ही लिए जाते हैं. रिसेंटली 3-4 दिन पहले 2 लॉ पास करे हम लोगों ने, आपने देखा, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. सो एवरी टाइप ऑफ ओमिशन, कमीशन, एक्शन, कंसिडरेशन, ऐसा बोला जाता है, डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय पार्लियामेंट, हैड बीन डन बाय पासिंग अ लॉ. एंड आवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नथिंग बट हैविंग ए वेरी रिच ट्रेडिशन टू पास अ लॉ. हम लोग सारे काम लॉ पास करके ही करते हैं. क्यों? क्योंकि हमसे मेरा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ए लॉ. हमारी जो उपज हुई है, पैदावार हुई है या फिर उत्पादन हुआ है, वो लॉ से हुआ है, विधि से हुआ है. और हर एक काम हम लोग लॉ पास करके करते हैं. और ये बेसिक नेचर है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कि हियर वी आर फॉर्मुलेटिंग लॉ फॉर एवरी पॉलिसी प्रोग्राम एंड सो फोर्थ, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ ए लीगल टेंडर, एक्चुअली ए लॉ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड सो फोर्थ. पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए. ठीक हुआ? तो यहां तक क्या सीखा आप लोगों ने? इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, सिंपल भाषा में बता दूं हिंदी में, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनरी है, जो कि फ्रेंच और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना तो पूरी तरीके से इवोल्यूशनरी है, जो कि ब्रिटिश है, आयरिश है या कैनेडियन है, नहीं, या ऑस्ट्रेलियन है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों के बीच में कहीं पर है. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, उत्पाद है एक कानून का, लॉ का. और यही काम है कि हमारे देश में जितने भी काम हो रहे हैं, अगर एनवायरमेंट को कंट्रोल करना हो तो भी लॉ मान पार दिया हमने, और अगर हम बेसिकली हमें लोगों को फंडामेंटल राइट्स देनी है तो भी हम लोगों ने लॉ पास कर दिया. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ ही तो है, द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. सो एवरी एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय पार्लियामेंट, आई मीन द पर्सन विच आर इन अथॉरिटी, हैड बीन डन बाय पासिंग अ लॉ. व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग ए वेरी रिच ट्रेडिशन टू फॉर्मुलेट अ लॉ. ठीक? अब ये लॉ पर हम लोग थोड़ी आगे बात करते हैं, पर मेरे ख्याल से यहां तक समझे. अच्छा, एक बात और समझिएगा, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं. पहला तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, DOP बोला जाता है. आई होप यू हर्ड अबाउट डिवीजन ऑफ पावर. नाउ डिवीजन ऑफ पावर मीन्स ऑफ कोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 3 लिस्ट, आई होप यू नो वेरी वेल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. अच्छा, पार्लियामेंट यूनियन पर और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉ बनाती है, और स्टेट बनाता है लॉ किस पर? स्टेट लिस्ट पर और कॉन्करेंट लिस्ट पर. तो हमारे देश में डिवीजन ऑफ पावर तो हुआ है.
There are so many subjects, there are so many entries, there are so many provision in which the parliament or the state legislature has a power to formulate law. लेकिन यहां पर भी वो लॉ बना रही हैं. So there are so many countries, of course, in the whole world, in the global constitutional landscape, which are federal in their nature, like America. But again, there are so many countries, of course, basically in the global constitutional landscape, which are parliamentary in their nature. I mean, they are operationalizing the principle of parliamentary democracy, like India, like Britain, mainly Britain. नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस देश ने फेडरल वैल्यूज को या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट नहीं किया. जैसे इन अमेरिका हम लोग आगे देखेंगे कि इन अमेरिका वी हैव अडॉप्टेड, बी वेरी श्योर, द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस और पार्लियामेंट्री फीचर्स. नो. अच्छा, दोज कंट्रीज विच हैव अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक ब्रिटेन, दे आर नॉट ऑपरेशनलाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बेस्ड ऑन फेडरलिज्म. तो अमेरिका में फेडरलिज्म के फीचर्स हैं, मतलब वहां पर डिवीजन ऑफ पावर है यूनियन स्टेट के बीच में. जितनी पावर यूनियन की, लगभग उतनी पावर स्टेट की. इस पर हम आगे बात करेंगे. तो जो कंट्री फेडरल है वो पार्लियामेंट्री नहीं है, जो कंट्री पार्लियामेंट्री है जैसे ब्रिटेन, वो फेडरल नहीं. लेकिन व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ इंडिया, हमेशा ध्यान रखिएगा, इन इंडिया वी आर फाइंडिंग द फीचर्स ऑफ बोथ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट. आई मीन फेडरल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. So we are actually a very unique blend of two different type of governmental setup or constitution framework. One is federal, other one is one parliamentary. हमारे देश में parliamentary form of government भी है और फेडरलिज्म के वैल्यूज भी हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ऐसा नॉर्मली नहीं होता और यही कारण है, बी वेरी श्योर, टू रिकंसाइल. ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, पैराडॉक्सियल हैं. टू रिकंसाइल दीज पैराडॉक्सियल एंड कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, we have given some overriding power to union over states. किसी भी देश के लिए यह बड़ा मुश्किल है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ फेडरलिज्म के फीचर्स को इंप्लीमेंट करे. और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी उस देश के लिए यह हो जाता है कि वो यूनियन को ज्यादा पावर दे, किसकी तुलना में, स्टेट की तुलना में. तो हम लोग देखेंगे कि इन आवर कंट्री ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट हैज मोर पावर एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. Why? Because we have to reconcile, we have to collaborate, actually corroborate two contrasting principles. One principle called as federalism, which is based on the principle of division of power, and other principle called as parliamentary form of government, which is based on the principle of parliamentary sovereignty. कि पार्लियामेंट सोवरेन है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एंड एनीथिंग इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एवरीथिंग, ये बोला जाता है. हालांकि हमारे देश में पार्लियामेंट सब कुछ नहीं कर सकती, ब्रिटेन में कर सकती है, क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सोवरेन है. मतलब ब्रिटेन में पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दी है वही कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारे तो अलग से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. ब्रिटेन में पार्लियामेंट ने जो राइट दे दिए सिटीजन को वही फंडामेंटल राइट्स हैं लॉ बनाकर. हमारे अलग से इन्यूमरेटेड फंडामेंटल राइट है, आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक. तो मेरे कहने का मतलब है वी आर एक्चुअली रिकंसाइल टू कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंसिपल इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट एंड दैट्स व्हाई वी हैव गिवन मोर पावर टू यूनियन ओवर स्टेट. ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये आगे धीरे धीरे क्लियर होगा. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है. क्लियर? दो तीन चीजें दिमाग में बिल्कुल ठीक से बैठाइएगा. वन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर कंप्लीटली रिवॉल्यूशनरी नॉर इवोल्यूशनरी. इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ए लीगल टेंडर कॉल्ड एज व्हाट? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. Subsequently, every action taken by government of India or by parliament had been done by enacting a law. And we are having a very rich tradition to formulate a law. हमारे देश में लॉ बनाने की एक परंपरा बनी हुई है, तरीका बना हुआ है, आदत बनी हुई है. हम सारे काम लॉ बना के ही करते हैं. ठीक? और हम अपने देश में दो कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंसिपल्स को, फेडरलिज्म को और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, दोनों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जबकि नॉर्मली दूसरा देश ऐसा नहीं कर रहा है. अब जब दोनों कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंसिपल को हमें इंप्लीमेंट करना है, ऐसा क्योंकि हमने, ये मैं धीरे धीरे क्लियर करता हूं आपको. अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो हमें एक सेटअप को या एक इंस्टीट्यूशन को ज्यादा पावर देनी पड़ेगी, और वो इंस्टीट्यूशन कौन है? यूनियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो वी हैव गिवन मोर ओवरराइडिंग पावर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर स्टेट टू रिकंसाइल द कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंसिपल्स. ठीक? एंड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फीचर वी हैव टू कवर, or we have to focus on three important organs of the government: executive, legislature and judiciary. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पर. एग्जीक्यूटिव खत्म करने के बाद हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेचर पर. मैं आपको फिर बता दूं, हम लोग पीटी और मेंस का डिमार्केशन बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे. अभी आपको कुछ समय के बाद एक नोट्स मिल जाएंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाले. तो मैं आपको आज ये भी बताता हूं कि पढ़ा कैसे जाता है किसी भी चीज को. ठीक? उस पर हम लोग बात करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ा जाता है. अच्छा, एक बात और कि जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है, पहले तो आपको यह समझना है कि पढ़ना कैसे है.
तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पढ़ लें, जिसको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। मैं ये लिख रहा हूं, समझ जाओगे आप लोग, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रोविजन है, व्हाट वी कैन डिस्कस, ठीक है। अच्छा, पर कभी कभी ये होता है कि वी हैव टू रीड द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉम्बिनेशन बट नॉट इन आइसोलेशन। मतलब कभी कभी सिंपल भाषा में यह होता है कि किसी एक आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमें उस आर्टिकल के सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। तो उस आर्टिकल को या प्रोविजन को समझने के लिए वी हैव टू टेक द रिगार्ड ऑफ सम अदर सेट ऑफ आर्टिकल्स आल्सो। सो समटाइम इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अस टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉम्बिनेशन बट नॉट इन आइसोलेशन। आप ये सोच के मत चलिएगा कि एक आर्टिकल अगर आपने पढ़ लिया तो इसका रिजेंबलेंस या इसका कनेक्शन दूसरे आर्टिकल के साथ नहीं होगा। देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स व्हाट वी हैव टू रीड ऑफ कोर्स इन कॉम्बिनेशन बट नॉट इन आइसोलेशन। तो एक तरीका ऑफ कोर्स टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रीड द आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। अच्छा, कभी कभी हमें पार्लियामेंट्री लॉ को भी पढ़ना पड़ता है विच हैड बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग आगे देखेंगे, जैसे आप लोगों ने सिटीजनशिप पढ़ा होगा, पढ़ा आप लोगों ने, तो under Article 5 of the Constitution, with Article 7, the provision had been made that Parliament time to time shall enact a law, and by enacting a law, the Parliament shall determine the criteria of citizenship to acquire or to release citizenship. तो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के सपोर्ट में दे दो अभी दे दो, आ गया ये। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के सपोर्ट में पार्लियामेंट का लॉ भी होता है, और पार्लियामेंट के लॉ को पढ़ने के बाद या समझने के बाद ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। सो व्हेन वी आर रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको फिर बता दूं, समटाइम वी हैव टू टेक द रिगार्ड ऑफ द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट एंड देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का यह भी एक तरीका है। और एक और तरीका है कि कभी कभी सुनो, उन एरियाज में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन चुप है, मौन है, साइलेंट है, और देयर आर सो मेनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर नॉट क्लैरिफाइड बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which are highly delinquent, which are highly disguised, which are highly hidden, which are highly not clear. अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल या प्रोविजन क्लियर नहीं है, then we have to take the reference of Supreme Court and High Court adjudications. I mean Supreme Court and High Court, simple भाषा में judgments. So by taking the regard of the judgment given by Supreme Court and High Court, we can understand the provisions of the Constitution. क्योंकि the main custodial of the Constitution is nothing but which one? Supreme Court with High Court of course. तो जब भी कभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो देखो, पढ़ने के तीन तरीके हैं। एक, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ेंगे, कभी कभी आर्टिकल, ठीक है, आइसोलेशन में आप पढ़कर कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारे आर्टिकल का रेफरेंस लेंगे, तब जाकर एक आर्टिकल या एक प्रोविजन क्लियर होगा। फिर कभी कभी उन आर्टिकल के फेवर में या सपोर्ट में पार्लियामेंट ने लॉ भी पास किया, हम उस लॉ को भी पढ़ेंगे। उस लॉ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं पीटी में और आ भी रहे हैं। एंड समटाइम वी शैल टेक द रेफरेंस ऑफ द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, बाय इट्स इंटरप्रिटेशन, रिव्यू, इवैल्यूएशन, स्क्रूटनाइजेशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑफ द केस में बी, एंड वी शैल टेक द रिगार्ड ऑफ नंबर ऑफ केस लॉस व्हिच आर पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है। क्लियर हुआ बात को? ठीक, तो इन सारे क्राइटेरिया को लेकर नाउ वी कैन स्टार्ट अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, एंड अवर टॉपिक वुड बी व्हिच वन? एग्जीक्यूटिव। चालू किया जाए? यहां तो कोई समस्या? आगे बढ़े? तो ज्योग्राफी से हटते हैं, ठीक है, और अब चालू करते हैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। चलिए, अच्छा, वैसे मेरा जो खून है, रुधिर है, उसमें कानून तो बहता है, पढ़ाना पड़ता है ज्योग्राफी, लेकिन चलो ठीक है, जो भी कुछ है। चलिए, एक जरा फटाफट इंट्रोडक्शन लिखिए। ये इंट्रोडक्शन आपको कहां पर लिखना है अपने आंसर में, ये बताऊंगा आगे, पर अभी फिलहाल लिख लो आप लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक सिंपल इंट्रोडक्शन है, ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आंसर लिख रहे हो तो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि क्लाइमेटोलॉजी में अगर कोई भी कंक्लूजन लिखना हो तो हमेशा कंक्लूजन में क्या लिखोगे? यही लिखोगे कि एवरी क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमेना ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ डिपेंड्स ऑन इनकमिंग सोलर इंसोलेशन एंड इंसोलेशनल हीटिंग। याद है आप लोगों को? तो यहां पर भी एक इंट्रोडक्शन में लिखा दे रहा हूं, हर जगह चेप देना जाके, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेना उसको, ऐसा नहीं कि रट के लिख दो, लिखो जरा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस and parliamentary practices has taken several attributes from, attributes matlab features, have taken several attributes from both revolutionary
both revolutionary and evolutionary constitutionalism, both revolutionary and evolutionary constitutionalism, revolutionary and evolutionary, underline karoge, constitutionalism, however, full stop, constitutionalism, however, Indian constitution is neither completely revolutionary, however, Indian constitution is neither completely revolutionary, nor evolutionary, nor evolutionary in its nature and implication. Implication matlab impact. In its nature and implication. In its nature and implication. Nature and implication. Full stop. It is basically the product of. It is basically the product of a legal tender called as. It is basically the product of a legal tender. Legal tender matlab law. Legal tender, टेक्निकल भाषा में लीगल टेंडर बोला जाता है, लॉ कॉल्ड एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. लीगल टेंडर कॉल्ड एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. फुल स्टॉप. Subsequently, every action, omission, commission, consideration. Subsequently, every action, omission, commission, consideration, deliberation, and decision taken by the state. State पढ़ा होगा आपने, आर्टिकल 12 पढ़ा है. Decision taken by the state, यहां पर स्टेट का मतलब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं है, ध्यान रखना. Taken by the state is by the same process of. Taken by the state is by the same process of law formulation. Is by the same process of law formulation. Law formulation. Continue. It means, पैराग्राफ चेंज नहीं करोगे. It means Indian parliamentary democracy. It means Indian parliamentary democracy. Indian parliamentary democracy has a very rich tradition. Has a very rich tradition to formulate law in the matters like. To formulate law, formulate मतलब make law, to formulate law या pass law. Formulate law in matters like policy programs, comma, civil and political rights, governmental actions, etc. Civil and political rights, governmental action, etc. Governmental action, etc. ठीक हुआ? Etc. तो एक सिंपल फॉर्मेट है, पैराग्राफ चेंज. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. Indian constitutional framework also operationalize two contrasting principles of global constitutional landscape. एक ज्योग्राफी का टर्म यूज कर दिया मैंने, लैंडस्केप. ठीक है. Contrasting principles of global constitutional landscape, that is federalism based on the notion मतलब principle. Federalism based on the notion of division of power.
एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी based on the concept of parliamentary supremacy, based on the concept of parliamentary supremacy, full stop. It should be noted that both these contrasting principles are reconciled. Both these contrasting principles are reconciled by giving more power, या more overriding power, to union over states. समझ रहे हैं? इस पर भी आगे बात करेंगे. Overriding power to union over states. हमारे यूनियन ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट्स.